नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग एक और हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। वो कौन कौन सी होती है रचना के आधार पर? जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पढ़ेंगे और योग रूढ़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे शब्द। ठीक है, तो शब्द में मेनली हम लोग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ ही पढ़ेंगे। बट एक खाका तैयार कर लेते हैं कि शब्दों में आते जाते क्या है, शब्दों का उत्पत्ति कहाँ कहाँ से है, उद्गम कहाँ कहाँ से आता है, किस किस आधार पे होता है। ठीक है, उसको भी देखते चलेंगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज शब्द। चलिए, जैसे कि हम लोग शब्द नाम से ही समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग शब्द जब आ गया तो समझ लेते हैं शब्द होता क्या क्या है। ठीक है, तो शब्द क्या क्या होता है? जैसे क्या होता है, जैसे मैं एक आपको डेफिनेशन समझाऊं तो जैसे क्या होता है, एक या अधिक स्वतंत्र एवं निश्चित अर्थ वाले वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द बोलते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द बोलते हैं। या दूसरी तरह से पकड़ लीजिए, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? तो अब देखिए डेफिनेशन हो गया, लेकिन अब हमको जान लेते हैं थोड़ा सा, एक हम खाका तैयार कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शब्दों में। तो वो एक बार खाका तैयार कर लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, उसको हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो उसको देखिए पहले क्या है, जैसे हमारा किन किन आधार पर पढ़ते हैं। देखिए शब्दों को मेनली हम लोग दो पार्ट में बांटा गया है। कौन सा? ध्यान से समझिएगा। सार्थक शब्द होते हैं, दूसरा होता है हमारा, यहां देखिए लास्ट में, निरर्थक शब्द होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सार्थक शब्द ही होता है। इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है, लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग निरर्थक क्या होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको यहीं पे समाप्त करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, निरर्थक शब्द क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एक सार्थक शब्दों का समूह जो होता है, वर्णों का जो समूह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो निरर्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम बोल चाल के भाषा में वो बोल देते हैं, लेकिन वो चीज़ उसका मतलब कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे रोटी सोटी खा लो, दाल वाल खा लो। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोलते हैं जो बोल चाल के भाषा में आता है, उसका मीनिंग नहीं होती है। जैसे हम लोग कहते हैं दाल वाल, रोटी सोटी। मेरी बात समझ में? ये तो समझ में आ रहा है, सार्थक मीनिंग है। बट उसके साथ जो ये लगता है, वाल लग गया या दाल साल हो गया या रोटी सोटी हो गई, ये क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया। इस तरह से हमारा निरर्थक शब्द जो होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है। समझ गए ना निरर्थक शब्द का मतलब? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। इसमें हम लोग डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, किन किन आधार पर शब्दों का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे? जैसे देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। सीधे मैंने शॉर्टकट लिख दिया, रचना के आधार पर। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा है जैसे अर्थ के आधार पर शब्द की उत्पत्ति। ठीक, इसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या है, अभी समझने के लिए है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसको अलग अलग कवर की जाएगी, इसलिए सिर्फ खाका तैयार किया जा रहा है। ध्यान से बस समझते चलिए। ठीक है, अब एक होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अभी देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। एक और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक होता है विकार के आधार पर शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए इसको एक एक तो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं हल्का हल्का। जैसे रचना में क्या है हमारा, जो आज हमारा टॉपिक ही है पढ़ने का, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे,
रूढ़ शब्द देखेंगे क्या क्या होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द देखेंगे इसमें हम लोग, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। और एक है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक। ये तो आज हम लोग हमारा टॉपिक है ही है, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यही देखेंगे। यौगिक में कुछ और चीजें आती हैं, जैसे क्या होता है हमारा उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग के आधार पर जो शब्दों का उत्पत्ति होती है, कुछ शब्द हमारे निर्मित की जाती है, उनको भी देखा जाएगा बाद में। और हमारा प्रत्यय के आधार पर शब्दों की जो उत्पत्ति होती है उनको भी देखा जाएगा। और दोनों को मेल से भी कुछ शब्दों की उत्पत्ति होती है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर भी शब्दों की कुछ उत्पत्ति होती है। वो हमारे किस में आते हैं, यौगिक शब्द में आते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे, ठीक। अब अर्थ के आधार पर देखिए, यहां तक बात क्लियर हो, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे। अब देखिए अर्थ के आधार पर क्या क्या होता है। जैसे हमारा होता है एक, हमारे जैसे होता है एकार्थी शब्द, ठीक, एकार्थी शब्द। और एक होता है अनेकार्थी शब्द, यानी एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं उन शब्दों को, उसको क्या करते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जिसके एक ही अर्थ निकलता है उसको एकार्थी शब्द बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही। और देखिए क्या होता है इसमें, होता है और जिसमें हम लोग पर्यायवाची भी इसी में आता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी किस में आता है, अर्थ के आधार पर ही आता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी आता है। और एक आता है विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, जिसको हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं, वो भी इसी में ही आता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये अलग से ही एक एक टॉपिक है अपने आप में, एक एक जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक करके। अब देखिए हमारा उत्पत्ति के आधार पर, अब ध्यान से देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैसे शब्द, कुछ शब्द आए हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारा क्या है, जैसे कुछ विदेशी शब्द भी हैं, ठीक, विदेशी शब्द समझ रहे होगा। कुछ संकर शब्द भी हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ संकर शब्द भी हैं। और क्या आता है इसमें बताइए, दो इसमें और आते हैं, कौन कौन से आते हैं आप थोड़ा सा कमेंट करिए, मैं देखिए किसमें आता है कि नहीं। ये सब तो आप जानते हैं, थोड़ा इसमें बताइए फटाक से, कौन से उत्पत्ति के आधार पे। आप बहुत लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो कमेंट करें तुरंत। आई थिंक जिन जानते हो उन्होंने कमेंट कर दिया होगा। चलिए मैं बता भी देता हूं क्या होता है हमारा। तत्सम शब्द आते हैं और उसी का मिलता भाई तद्भव शब्द आते हैं। ये हम बाद में देखेंगे तत्सम से कहाँ से उत्पत्ति होती है, संस्कृत है कि संस्कृत है कि देसी है कि क्या है, इसमें सब आपको समझ में आ रहा है। तद्भव शब्द हमको समझ में आ रहा है कहाँ से है, जो बोलचाल के भाषा में। इसको हम डिटेल में एक एक करके टॉपिक को क्लियर करेंगे बाद में, ठीक है। अब आइए एक टॉपिक यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये समझ गए मेरी बातें, ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे, तीनों के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हमारा है विकार के आधार पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें मेनली दो आते हैं, मैं यहीं लिख देता हूं, मैं बोल दूंगा आप लोग लिख लीजिएगा, बस समझा रहा हूं। देखिए एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द। एक होता है हमारा अविकारी शब्द, ठीक है। अब देखिए विकारी शब्द, अविकारी शब्द जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तब कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए। मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। जैसे विकारी शब्द में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे और क्रिया पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, उसको हम समझेंगे क्यों विकारी कहते हैं, क्यों अविकारी नहीं कहते हैं, वो हम क्लियर बाद में बताएंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अब देखिए अविकारी शब्द में क्या आएगा, जैसे हमारा क्या आता है, लिख लीजिए, नोट करिए। जैसे हमारा क्या आता है, क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। मेरी बात समझ गए, ये हमारा अविकारी शब्द में आ गया। और विकारी शब्द में बता दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक। इनके आधार पे, रचना के आधार पे पढ़ लिया, शब्दों की उत्पत्ति है, समझ जाइए, शब्दों का उद्गम कहाँ कहाँ से हम लोग लिया गया। तो रचना के आधार पर हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, अर्थ के आधार पर एकार्थी अनेकार्थी मैंने समझा दिया, उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द, कुछ शब्द जो विदेश से आए हैं, संकर शब्द जो विदेश और देश के, हमारे देसी शब्द और विदेशी शब्द दोनों का मिक्सअप होता है,
तत्सम सभी को पता है हमारा जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पे समझे तो ये संस्कृत से जो डायरेक्ट शब्द आए हैं, जो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तद्भव सभी को पता है, जो संस्कृत में थोड़ा सा चेंजेस करके बोलचाल में आगे धीरे धीरे बढ़ते चल गए, वो तद्भव का रूप ले लिया, जो शब्द बन गए वो तद्भव का रूप ले लिया। इसमें पढ़ेंगे, विकार में समझ गए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आने वाले टाइम पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं शब्द में, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर पढ़ते हैं अपना क्या, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही वाला, बाकी जितना हमने फ्रेम तैयार कराया उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या देखा है, क्या हमने लिखा बताया आपको, कौन कौन सी चीज पढ़नी है, 1, 2 और 3, ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने बता ही चुका पहले ही आपको, रूढ़ शब्द। अच्छे से पढ़िएगा, यहीं इसको फिनिश कर देंगे, दोबारा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए पहला शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला का क्या नाम है, रूढ़ शब्द। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रूढ़, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, रूढ़िवादी होती है, रूढ़ होती है, रूढ़ शब्दियाँ होती है, जो मतलब रूढ़ हो, मतलब टूटे ना, बिखरे ना, एक निश्चित है, उसी का मापदंड है कि हम निश्चित ही रहेंगे, कहीं भी चेंजेस नहीं होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल मिलेगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे शब्दों में लेंगे। जैसे कोई निश्चित अर्थ वाला शब्द जो हो, कोई निश्चित अर्थ वाला शब्द हो जो प्रकट करे, उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। उसको हम संधि विच्छेद करके तोड़ नहीं सकते हैं, उसकी निश्चित मतलब ही होता है। जैसे हम इससे लिख रहे हैं, तो एक हम ले लेते हैं जैसे पेन। मेरी बात समझ रहे हैं। अब पेन को आप तोड़ के देखिए, पेन टूटेगा नहीं, पे न अलग अलग कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वो पर्टिकुलर इसका नाम ही है पेन, कोई भी पेन हो सकता है, वो नाम ही है पेन। तो ये एक रूढ़ शब्द है, ये बदलेगा नहीं और ये टूटेगा भी नहीं, इसको हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। और भी जैसे ले लेते हैं, जैसे हम लोग एकदम देसी एग्जांपल लेते हैं जो आपको सभी को समझ में आया। जैसे हम क्या करते हैं, कुर्सी ले ले, सभी समझते हैं बैठने वाली, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और तोड़ सकते नहीं है क्योंकि मीनिंगफुल कोई मतलब नहीं निकलेगा, वर्णों को अलग अलग कर दे। तो और कुछ देख लें, जैसे हम लोग मेज ले लेते हैं, ये भी नहीं। इसी तरह बहुत सारे जितने वस्तुएं होती हैं वो सारे क्या होते हैं, वो मेनली हमारे रूढ़ शब्द ही होते हैं, उनका एक ही खास मतलब होता है, उनका नाम ही खास होता है, ठीक है। तो उन शब्दों को बोलते हैं रूढ़ शब्द, जो संधि विच्छेद भी नहीं हो सकते हैं। जैसे किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम राजीव है, अब राजीव को तोड़ नहीं सकते आप, राजीव को तोड़ के कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं निकाल सकते, तो वो पर्टिकुलर नाम ही है राजीव, वो अपने आप में ही रूढ़ है, ठीक है, वो बदल नहीं सकता है, उसको संधि विच्छेद नहीं कर सकते। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा रूढ़ शब्द। जब भी शब्द आएगा आप संधि विच्छेद करके देखिएगा, नहीं होता है तो आपका सीधे सीधे वो रूढ़ शब्द ही है, ठीक। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, नाम से पता चल रहा है योग है, शब्दों का योग है, यानी कुछ शब्दों का मिल के एक जो शब्द बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग यौगिक शब्द। जैसे जो भी शब्द होगा उसका हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका एक सार्थक मतलब भी निकलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल समझे तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे हम लोग लिखा लें विद्यालय। अब देखिए एक विद्यालय शब्द है, अब रूढ़ शब्द क्यों नहीं है ये भी देखिए। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे हम तोड़ सकते हैं इसको, विद्या अगर संधि विच्छेद करें, विद्या धन आलय। देखिए इनमें क्या होता, संधि विच्छेद नहीं हो पा रहे थे, इनमें हमारा संधि विच्छेद आसानी से हो गया। और देखिए संधि विच्छेद होने के बाद जब संधि करेंगे तो मतलब भी वही निकलेगा जो हमने संधि विच्छेद करने के बाद निकला था, तो मतलब भी इसमें बदलता नहीं। यानी यौगिक शब्द वो शब्दों का मेल होता है जिनको अगर संधि विच्छेद करके फिर संधि भी करें तो मतलब कहीं से उसका मतलब नहीं बदलता नहीं, यानी अर्थ वही होता है। जैसे विद्या धन आलय, यानी विद्या के लिए आलय, तो क्या होता है विद्यालय, कोई तीसरा मतलब नहीं निकला, वही मतलब निकला जो हम संधि विच्छेद करने से पहले था। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। इसी तरह कोई भी हो सकता है, जैसे हम लिख ले हिमालय, हिम प्लस आलय, ठीक है। जैसे प्रधान, एक और ले लेते हैं प्रधानमंत्री, जैसे हो।
अब प्रधानमंत्री को भी तोड़ सकते हैं, कैसे? देखिए, प्रधान धन मंत्री। अब देखिए इसका भी संधि विच्छेद हो गया, लेकिन इनको जब संधि करेंगे तो मीनिंग भी वही निकलेगा जो हमारा पहले का ही शब्द है, यानी कि प्रधान का, मंत्रियों का जो प्रधान है यानी प्रधानमंत्री। तो संधि विच्छेद का भी सेम मतलब वही निकलता है जो हमारा पहले शब्द था। आई थिंक मेरा एग्जांपल समझ में आ गया। जैसे हिम प्लस आल है, हिमालय होगा। इस तरह से बहुत से एग्जांपल हैं जो दो शब्दों को योग से बन सकते हैं और उनका एक सार्थक मतलब होता है और कोई बदलता नहीं है उसका अर्थ। ठीक है, जैसे तीसरा देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए योग रूढ़, इसमें देखिए योग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी शब्दों का जो मेल है वो भी आ रहा है और रूढ़ शब्द भी आएगा, यानी रूढ़ भी आएगा। इसका मतलब कुछ शब्दों का जो योग होगा और उसका जो अर्थ निकलेगा वो कुछ तीसरा होगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका अर्थ कभी बदलेगा नहीं। जैसे कहने का मतलब, मेरे एग्जांपल समझिए तब समझ में आएगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिख लें 4 पाई। देखिए यहाँ 4 पाई है, संधि विच्छेद तो कर सकते हैं, यानी जैसे हम लोग कर दें, इसको करना चाहे तो कर लें 4 धन पाई, 4 पाई अलग अलग कर दें। देखिए संधि विच्छेद तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सेम 4 पाई नहीं निकल के आएगा, इसका कोई तीसरा मतलब होता है। जैसे 4 पाई देख के क्या आता है हमारा दिमाग में, एक आता है हमारा, जैसे हम लोग 4 पाई किसको बोलते हैं, खटिया, समझ रहे होंगे, और इसको जैसे हम लोग खाट बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, एक योग, एक रूढ़ शब्द हुआ, यानी कि इसको संधि विच्छेद करने के बाद भी हमारा कोई तीसरा मतलब निकलता है। जैसे 4 पाई, तो 4 पैर तो गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है, कुर्सी का भी होता है, लेकिन उसका सेंस नहीं निकलता, उसका तीसरा मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है, 4 पाई यानी खाट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रूढ़ भी आ गया, योग भी आ गया। योग कैसे आया कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और रूढ़ क्यों हो गया, क्योंकि जो ये स्पेशल तीसरा कैरेक्टर, तीसरा मतलब निकलता है, तीसरा अर्थ निकलेगा। इन दोनों का संधि जब करेंगे 4 प्लस पाई का, तो तीसरा मतलब निकलता है, यानी खटिया। यहाँ पे क्या है, विद्याधन आलय में जब इनका संधि किया तो विद्यालय ही निकला, अलग कुछ नहीं निकला। लेकिन इसमें 4 पाई को जब हम लोगों ने जोड़ा, संधि किया, तो क्या मतलब उसका निकला, हमारा सेंस किससे निकलता है, जैसे खाट हो गया, खटिया हो गया। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब एग्जांपल जब हम क्वेश्चन पेपर करवाएंगे कभी, तो आपको एक एक चीज क्लियर होगा, एक एक चीज हम क्लियर करवाते चलेंगे। यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का ऑन कर लें बेल को, क्योंकि इससे रिलेटेड जब हम और भी रचना के आधार पर, जैसे यहाँ पे पढ़ा, और भी जब शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आपको वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।